श्री कृष्ण ट्यूटोरियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से सेट प्रैक्टिस की सीरीज चलाई जा रही है जो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 4। और शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? बिहार के कौन सा राज्यपाल जो कि भारत के राष्ट्रपति बने थे? ऑप्शन ए है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी है प्रणब मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो कि पहले आपका ये बिहार के राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे, जो कि 15 से 17 के बीच बिहार के राज्यपाल थे और 17 से 22 के बीच वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। वहीं यदि बात करें तो जाकिर हुसैन भी थे जो कि 57 से 62 के बीच बिहार के राज्यपाल थे और उसके बाद वो यानी कि 67 से 69 के बीच भारत के राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ऑप्शन डी है दादा भाई नेहरूजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था और जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे। और यदि हम बात करेंगे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी आईएनसी का यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट हो जाएगा जो कि 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, होम रूल लीग के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 सितंबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 नवंबर, ऑप्शन डी है 4 दिसंबर। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाला प्रथम अभिनेता कौन थे? प्रथम अभिनेता कौन थे? तो ऑप्शन ए है शॉन कॉनरी, ऑप्शन बी राज मूर, ऑप्शन टी टिमोथी था और ऑप्शन डी है पीपर्स ब्रॉसनन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शॉन कॉनरी जो कि जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता थे। जेम्स बॉन्ड कौन थे? तो ये जेम्स बॉन्ड एक साहित्यिक और फिल्मी किरदार है जो इयॉन फ्लेमिंग एक ऑथर हैं जिनका 12 नोवेल और 2 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में ये किरदार दिखाया गया है जेम्स बॉन्ड की। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, E20 क्या है? E20 क्या है? E20 क्या है? E20 ऑप्शन ए है पर्यावरण बचाने के 20 प्रयास है, या आर्थिक समूह है, या आपका बताएंगे अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 क्या है? अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संसाधन जो वर्षों के प्रयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन जो वर्षों के प्रयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नवीकरणीय, ऑप्शन बी है अनवीकरणीय, ऑप्शन सी संरक्षित और ऑप्शन डी है असंरक्षित। तो जो प्रयोग से वर्षों के प्रयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। देखिए जो समाप्त हो जाते हैं उसे बोलेंगे अनवीकरणीय, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सभी प्राकृतिक गैस हुआ, ये सभी अनवीकरणीय है। ठीक है। और नवीकरणीय की बात करें तो इसमें हो जाएगा जो लगातार उपलब्ध हो, जैसे कि सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ये सब आपका नवीकरणीय में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? कौन सी जो भारतीय कंपनी है
बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। ऑप्शन ए है BSNL, ऑप्शन बी है आपका टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी रैन वैक्सी और ऑप्शन डी है एशियन पेट्रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BSNL है, जो कि बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री भारत सरकार, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वित्त मंत्री भारत सरकार। वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी यूरोप। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका नामीबिया में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ये नामीब मरुस्थल स्थित है, जो कि एक तटीय मरुस्थल है और ये 2000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देखते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जनता, ए, बी है आपका शासन, सी कानून और डी इच्छा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता। डेमोस शब्द किससे संबंधित है? तो जनता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का जो अनुच्छेद 25 है ये किस चीज़ से संबंधित है? अनुच्छेद 25 किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन ए है समानता से, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी स्वतंत्रता से और ऑप्शन डी है शिक्षा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। देखिए अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद जो 18 है वो समानता का अधिकार है, ठीक है। और अनुच्छेद 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार है और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो कि अनुच्छेद 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है हिंद स्वराज वो किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी हो जाएगा सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। तिलक के द्वारा यदि बात करें तो तिलक के द्वारा लिखा गया था आपका भागवत गीता रहस्य तिलक के द्वारा लिखा गया था। सरोजनी नायडू के द्वारा सरोजनी नायडू का पहला पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में लिखा गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना, मतलब इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वैश्वीकरण, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी राष्ट्रीयकरण और ऑप्शन डी उदारीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदारीकरण। उदारीकरण का तात्पर्य होता है कि सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटा देना। और वैश्वीकरण की बात करें तो देखिए अब वैश्वीकरण का मतलब हो जाएगा कि जब विश्व आपस में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़ जाए, परस्पर जुड़ जाए, तो उसे हम कहेंगे वैश्वीकरण। निजीकरण की बात करें तो निजीकरण का मतलब होता है कि निजी कंपनी, निजी लोग के हाथों में संसाधनों का चला जाना। और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण में आपका हो जाएगा सरकारी नियंत्रण ज़्यादा हो, उसे राष्ट्रीयकरण कहेंगे। जिस पर सरकार का नियंत्रण हो उसे राष्ट्रीयकरण कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में जो न्यायाधीश है पटना उच्च न्यायालय के वो कौन है? ऑप्शन ए है अनिल कुमार सिन्हा, ऑप्शन बी के विनोद चंद्रन, ऑप्शन सी है राजेंद्र मेनन और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका अमरेश्वर प्रताप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार के विनोद चंद्रन। परंतु के विनोद चंद्रन भी आपका 15 जनवरी 2025 को इस्तीफा दे दी है, मतलब कि वो अब नहीं रहे हैं, ठीक है। 29 मार्च 2023 से 15 जनवरी उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। किसका? के विनोद चंद्रन का, जो कि 29 मार्च 2023 से 25 जनवरी 2025 तक उनका कार्यकाल था, जो कि समाप्त हो गया है। तो वर्तमान में अब वे नहीं रहे हैं, वो 25 जनवरी 2025 तक उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है के विनोद चंद्रन का। और देखिए पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था?
पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था आपका 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जेम्स चेमियर थे। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जेम्स चेमियर। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 को इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सतलज और काली नदी के मध्य किस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली नदी के मध्य जो हिमालय है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी है असम हिमालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के मध्य के जो हिमालय का भाग है उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और देखिए सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और वहीं सिंधु और सतलज की मध्य जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। और आपका काली और तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच, नेपाल हिमालय हो जाएगा आपका काली तीस्ता के बीच, और पंजाब हिमालय हो जाएगा सिंधु और सतलज के बीच। कुमाऊं हिमालय हो जाएगा आपका सतलज और काली नदी के मध्य कौन हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? पहली बार। तो ऑप्शन ए है आपका 1968, 1965, 1970, 1969, जो कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहाँ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951 में पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जून जुलाई के महीने से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक धुरी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था। तो ये जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें कौन सा देश जो कि धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो देखिए धुरी राष्ट्र में जापान शामिल था, धुरी राष्ट्र में इटली भी शामिल था, जर्मनी भी शामिल था। तो यहाँ पर ब्रिटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। धुरी राष्ट्र में आपका हो जाएगा कौन? जापान, इटली, जर्मनी। और ये जो ब्रिटेन था ये मित्र राष्ट्र में था, जिसमें फ्रांस था, ब्रिटेन था, यूएसए था, सोवियत संघ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कहाँ है? सबसे बड़ी नमक पानी का झील, सबसे बड़ी, ये एरिया क्षेत्रफल का बात कर रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है सांभर, बी चिल्का, सी डी डवाना और डी है सभी। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका चिल्का। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा झील, नमक पानी का झील हो जाएगा आपका चिल्का, चिल्का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें कि खारापन की दृष्टि से यानी गुणवत्ता के आधार पर बात करें तो सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील सांभर झील है, जिसमें ज़्यादा पानी खारा है, तो उसमें हो जाएगा सांभर झील। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे कि सबसे बड़ा नमक पानी का झील कौन सा है तो कहीं कहीं सांभर लिखा हुआ है, कहीं चिल्का लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन इसका उत्तर यही होगा कि यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो चिल्का झील होगा, और ज़्यादा खारापन की बात करें तो सांभर झील होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार का यानी दक्षिण भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए है अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए है अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका डोडा बेटा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी उडगम मंडलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अनाईमुड़ी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रूस। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। उसके बाद 2 नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथा पर चाइना, चौ से चौथा, चौ से चाइना याद रखना है। ब्राज़ील है 5वें नंबर पर, 6 पर ऑस्ट्रेलिया है, 7वां पर भारत है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के लौह पुरुष किसे कहा गया है? भारत के लौह पुरुष किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील जो कि खारे पानी का झील है
ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 7। 7 प्लेयर होते हैं कबड्डी के खेल में। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी है एम के गांधी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। और मेगास्थनीज देखिए, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और फाहियान की बात करें तो फाहियान एक आपका चीनी निवासी था जो बौद्ध भिक्षु था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? इम्फाल है जो किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए उत्तरी भारत, बी मणिपुर, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। और मणिपुर का वर्तमान में सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन है मणिपुर का? तो ये हो जाएगा एन वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह वर्तमान सीएम है मणिपुर का। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल अजय कुमार भाल्ला। अजय कुमार भाल्ला राज्यपाल है और आपका एन वीरेन सिंह सीएम है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। आपसे पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए।